नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, सितंबर महीने के मंथली करंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर के मैं आपके सामने आ गया हूं। इंडिया का नंबर 1 मंथली करंट अफेयर सीरीज है दोस्तों, और इसमें पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। 1 से 15 तक को हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है, ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है और नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको क्लिक कीजिए, जाइए पहला पार्ट देखिए और दूसरे पार्ट में स्वागत है आप सभी का। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस बताना चाहता हूं। दशहरा ऑफर शुरू हुआ है, केवल और केवल 2 दिनों के लिए है। स्पेशल फेस्टिवल ऑफर है। अगर आप अभी कोई से भी ई बुक, कोई सा भी वीडियो कोर्स लेते हो तो 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है 10वीं, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए अच्छे तरीके से। सीजीएल का जीएस बैच आया हुआ है और ये अभी 50% डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। इसको आप ले सकते हो जाकर के। ये सारी चीजें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेंगी और इस ऑफर को चूकना मत, वरना इससे सस्ता में आपको सीजीएल का जीएस बैच नहीं मिलेगा कहीं पर भी। चलिए तो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये कब मनाया जाता है? ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 15 सितंबर को दोस्तों इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो बताएंगे भारत अब पहुंच गया है 46वें स्थान पर। पिछली बार भारत था 53वें स्थान पर, लेकिन अब ईआईयू की यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत है 46वें स्थान पर, ठीक है। 2007 से यह दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है और अंतर संसदीय संघ के द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1889 में ही कर दी गई थी। क्लियर है? लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ठीक है। भारत जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाला देश है। अगला क्वेश्चन, भारत और जापान ने कहां पर जिमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास किया? तो भारत और जापान ने अभी हाल में बंगाल की खाड़ी में किया है जिमेक्स 2022 नाम का सैन्य अभ्यास। जिमेक्स आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर जापान, यहाँ पर आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम और ई एक्स से एक्सरसाइज, ठीक है। बहुत ही आसान है डिकोड करना। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम बोले तो समुद्री, तो जापान और इंडिया के बीच में हुआ समुद्री एक्सरसाइज। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आपके लिए है रेफरेंस के लिए, इसको आप देख सकते हो। बे ऑफ बंगाल में आयोजित हुआ, 6वां संस्करण था इस बार का। और भारत की तरफ से 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत इसमें भाग लिए, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कदमत और कवरत्ती, ठीक है। अगला, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत का सबसे बेस्ट जू जो है, चिड़ियाघर जो है, वो घोषित किया गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को। इसे हम लोग दार्जिलिंग नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं और इसे सबसे बेस्ट जू ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, द हिंदू का, दार्जिलिंग जू रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट इन इंडिया। तो इसी का नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। दूसरा स्थान रहा चेन्नई में अरिग्रार अन्ना जूलॉजिकल पार्क का। तीसरा कर्नाटक के मैसूर में श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन को मिला है। इस रैंकिंग को जारी किया है चिड़ियाघर प्राधिकरण ने, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने। आपसे अगर पूछा जाए भारत में नेशनल पार्क कितने हैं जी, तो आप बताओगे 106 हैं। अच्छा, 106वां कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, आपसे पूछा जाए टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व आप बताओगे कितने हैं? 53 हैं, ठीक है। 53वां कौन? वही गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का। उससे पहले 52वां कौन? 52वां आप बताएंगे रामगढ़ विजधारी। कहां पर? राजस्थान में। क्लियर? अगला, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया 15 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस। ये एम विश्वेश्वरैया या कहें मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया जी की याद में मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित थे 1955 से ही ये, और इन्हीं की याद में इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 101 वर्ष तक की उम्र तक ये जिए और इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े डैम बनाने में इंडिया की मदद करी, अपना कॉन्सेप्ट दिया। कृष्णा राजा सागर डैम हो मैसूर का, या फिर वाटर फ्लोर गेट हो, खड़गवासला का रिजर्वेयर हो, ठीक है। बहुत सारी चीज, फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम हो हैदराबाद का, बहुत सारा योगदान इनका रहा और इनकी इंजीनियरिंग विशेषताओं को लेकर के इंजीनियर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर? अगला, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है दोस्तों, और ये गैस की लेयर पाई जाती है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे मोटी परत पाई जाती है। और ये जो परत है ना, ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, परावैंगनिक किरणें हैं, उनसे बचाती है पृथ्वी को। वरना
हम लोग अगर धूप में निकलते तो फफोले पड़ जाते तुरंत, इतनी घातक होती हैं पराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो ओजोन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कारण ये है कि अगर हम लोग ओजोन गैस को वहां पर स्टेबल बनाए रखें, यानी कि उस पर नुकसान नहीं हुआ, ओजोन का क्षरण नहीं हुआ, तो फिर हम लोग बचे रहेंगे। और लेकिन ये क्षरण होता कैसे है? ये होता है ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग अगर कम होगी तो फिर ओजोन जो है वो बढ़िया रहेगी लेयर। फिलहाल थीम इसकी रखी गई है ग्लोबल कोऑपरेशन टू सेव लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर अगर लाइफ सेव करना है तो ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है। अगला, 20 ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा कर दी है और ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे, लीजेंड खिलाड़ी थे, 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके थे। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और ये संन्यास ले चुके हैं और एक समझ लो टेनिस का युग का अंत हो गया कि ये इनका करियर भी बड़ा लंबा रहा, 20 साल से ज़्यादा का करियर रहा। 41 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास की घोषणा करी है। तो लेवर कप अभी लास्ट में इनके सम्मान में आयोजित जब किया गया, उसमें इन्होंने आखिरी एटीपी टूर्नामेंट खेला। 8 विंबलडन खिताब जीत चुके हैं, सबसे ज्यादा विंबलडन खिताब जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। वैसे टेनिस की अगर बात करूं तो ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विनर की बात की जाए तो 22 ग्रैंड स्लैम के साथ राफेल नडाल जो है ना, ये टॉप पर हैं, स्पेन वाले। 21 ग्रैंड स्लैम के साथ नोवाक जोकोविच जो है ये टॉप पर सेकंड पर हैं और 20 ग्रैंड स्लैम के साथ थर्ड पर हैं रोजर फेडरर। क्लियर है? तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। राफेल नडाल जो हैं ये टॉप पर हैं स्पेन के, और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं, दूसरे पर हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के, तो संन्यास ले चुके हैं। पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्वाति पीरामल आप देख पाएंगे यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं ये अवार्ड, फ्रेंच ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है और ये फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान है। स्वाति पीरामल यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। सम्मान का नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। ठीक है, तो पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक भी हैं ये। ठीक है, साइंटिस्ट भी हैं। क्लियर है? अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय रसद नीति का शुभारंभ किया? तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में दोस्तों नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का उद्घाटन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रसद नीति, यहां पर देख पाओगे आप, पीएम मोदी लॉन्चेस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी सेज रिफॉर्म टू ब्रिंग न्यू एनर्जी इन एवरी सेक्टर। ठीक है, हर प्रकार के सेक्टर में नई एनर्जी लाने का आह्वान भी इन्होंने किया और राष्ट्रीय रसद नीति नई दिल्ली में अब लागू हो चुकी है। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों भारतीय जो वस्तु हैं, जो गुड्स हैं, उनमें कम्पिटिटिवनेस में सुधार देखने को मिलेगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ देखने को मिलेगी, इससे रोजगार में भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगला है फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाले देश की पहली पुलिस कौन बनी? वो बन गई है दिल्ली पुलिस। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अब अनिवार्य कर दिया है इसने, यानी फॉरेंसिक जो सबूत होंगे ना उनको अब रखना, स्टोर करना, कलेक्ट करके रखना, ये अनिवार्य होगा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने ये घोषणा करी हुई है और यहाँ पर आपको अमित शाह की फोटो इसलिए दिख रही है क्योंकि ये गृह मंत्री हैं और दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के तहत आती है। क्लियर है? तो 6 साल से अधिक की सजा भी हो सकती है अगर मान लीजिए कोई फॉरेंसिक साक्ष्य से छेड़छाड़ करता है या उसको नहीं रखता है तो। ठीक है, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के साथ सहयोग भी किया गया है इसके लिए। अगला, हाल ही में कहां पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। देखो, लिथियम आयन की सेल फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में बनाई जा रही है, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जा रही है गुजरात में, यानी कि लिथियम आयन सेल जो है इससे बैटरी बनेगी और जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है उससे चिप वगैरह और मोबाइल डिस्प्ले वगैरह के, मोबाइल के बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह बनाएंगे हम लोग। इसके बाद अगर एक दो फैक्ट्रियां और ऐसी स्थापित हो जाती है तो हम लोग पूरा का पूरा मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही लार्ज स्केल में कर सकेंगे इंडिया में और हम लोग को फिर विदेशी कंपनियों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर टू इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टुमारो। ठीक है, तो ये तब का आर्टिकल है और 15 सितंबर 2022 का ये आर्टिकल है। तो ये 16 को ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में उद्घाटन किया गया। क्लियर है? भारत मुख्य रूप से चीन और दक्षिण कोरिया से लिथियम आयन सेल का आयात किया करता है, लेकिन जब से बनने लगेगा इंडिया में ही तो फिर आयात कम हो जाएगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का रोटेटिंग शीर्षक किस शहर को दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है।
ये वाराणसी को चुना गया है और मैं इसको 1-2 महीने पहले भी कवर करा चुका हूँ। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी ये पहली वाली चुनी गई है वाराणसी को। ठीक है, एससीओ बोले तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, business-today.in का है। अच्छा, एक चीज और, अभी ये एससीओ समिट हुई, कहां पर हुई ये आपसे पूछा जाएगा जरूर। ये हुई समरकंद, उज्बेकिस्तान। 22वां इस बार का संस्करण था। ठीक है, और एससीओ समिट अगली वाला कहाँ होगा? अगली बार वाली इंडिया में होगी। ठीक है, कहां पर होगी? इंडिया में होगी एससीओ समिट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। एससीओ के 9 सदस्य देश है और मैंने इसके लिए ट्रिक आपको बताई थी, भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। आपको कमेंट करके बताना है डिकोड करके कि ये कौन कौन से देश हैं। मैं फिर से ट्रिक बोल दे रहा हूं, देखता हूं कितने स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं। भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। क्लियर है? 9 देश इसमें छुपे हुए हैं एससीओ के। बताओ जल्दी। अगला, एयर इंडिया ने अगले 5 वर्षों में एविएशन सेक्टर में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू करी? तो एयर इंडिया ने अगले 5 वर्षों में ना इंडिया में एविएशन सेक्टर में, यानी कि वायुयान के, समझ लो कि कमर्शियल वायुयान के सेक्टर में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू करी है, विहान.ai। क्या? विहान.ai। ठीक है, यहाँ पर एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत समझ लेना, एआई का मतलब एयर इंडिया। अगले 5 सालों में एयर इंडिया का डोमिनेंस इंडियन मार्केट में 30% हो जाए, ये टारगेट डिसाइड किया है एयर इंडिया ने। एयर इंडिया के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलें कि अभी इसका 18,000 करोड़ रुपए में 100% हिस्सेदारी दोबारा से टाटा ग्रुप ने खरीद ली है। ठीक है, 60,000 करोड़ का लोन चल रहा था इस पर, लेकिन उसके बाद भी 18,000 करोड़ में 100% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप ने इसकी खरीद ली है। ठीक है, तो 4 अरब डॉलर जुटाएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर घरेलू बाजार में 30% से ज्यादा लक्ष्य रहेगा इसका बढ़ाने का। ठीक, 1932 में स्थापित की गई थी और टाटा ग्रुप पेरेंट कंपनी है। सीईओ बनाए गए हैं कैंपबेल विल्सन, इनका नाम पूछा जाएगा आपसे। अगला, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, इनका अंतिम संस्कार हो चुका है। इस अंतिम संस्कार में भारत की तरफ से कौन गया था शामिल होने? तो भारत की तरफ से गई थी द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की महामहिम, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से गई थी। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। ठीक है, प्रेसिडेंट मुर्मू अराइव्स इन लंदन टू अटेंड क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय फर्नल। तो इनके अंतिम संस्कार को ऑपरेशन लंदन ब्रिज चलाया गया के नाम से जाना गया, और ये मैं आपको बताया भी था वीडियो बना करके, और पिछली जो पार्ट है उसमें अच्छे से कवर भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला, केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में निक्षय मित्र शुरू किया है। निक्षय मित्र जो होगा ये टीबी को खत्म करने के लिए है। 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए ये शुरू किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे निक्षय मित्र के बारे में बताया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चला गया है। ठीक है, तो इसके तहत निक्षय 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। चलिए, टीबी मरीज को गोद लेने वाले लोगों और संस्थाओं को निक्षय मित्र कहा जाएगा। इसके तहत ये कहा जा रहा है कि हर कोई व्यक्ति अगर जो कैपेबल हो वो टीबी रोगियों को मदद करने के लिए एक प्रकार से गोद ले सकता है, कि मतलब जिम्मेदारी ले सकता है। अगला, हाल ही में 131वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता? तो 131वां डूरंड कप का खिताब दोस्तों जीत लिया है बेंगलुरु ने। बेंगलुरु ने जीता है डूरंड कप का खिताब। यहाँ पर आप देख पाओगे, बेंगलुरु एफसी क्लिंच फर्स्ट एवर टाइटल आफ्टर नैरो 2-1 विन अगेंस्ट मुंबई सिटी। मुंबई सिटी को हरा करके पहली बार बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। पिछली बार गोवा फुटबॉल क्लब ने जीता था। ठीक है, और गोवा फुटबॉल क्लब भी पहली बार जीता था, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब भी पहली बार जीता है। ठीक है, डूरंड कप होता क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एशिया का सबसे पुराना ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। यहाँ पर आप देख पाओगे GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग awarded the prestigious राजभाषा कीर्ति पुरस्कार for the 2021-2022 by the Ministry of Home Affairs। ओके, तो इसे सम्मानित किया गया है, कोलकाता में ये स्थित है। अगला है, भारत के किस एकमात्र बैंक को एशिया में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में चुना गया? तो दोस्तों फेडरल बैंक जो है अभी हाल ही में एशिया में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में चुना जाने वाला भारत का इकलौता बैंक बना हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये टॉप पोजीशन हासिल किया है, ये ओवरऑल रैंकिंग में 63वें स्थान पर है। लेकिन दुख की बात यह है
कि भारत 63वें स्थान पर भारत की कोई बैंक स्थान पाती है, वो भी एशिया में, ठीक है, और वो भी केवल एक बैंक ही स्थान पाती है। तो फेडरल बैंक जो है ये बनी हुई है ग्रेट प्लेस टू वर्क नाम से एक लिस्ट जारी की गई है उसकी कैटेगरी में, ठीक है। अगला, हाल ही में किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश चुना गया? भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश दोस्तों अंडमान निकोबार को चुना गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे AIR का आर्टिकल है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड डिक्लेयर इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। ओके, तो गजेंद्र सिंह जी जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया है इसे, और खुले में शौच मुक्त प्लेस के रूप में भी सत्यापित किया जा चुका है। साथ ही साथ हर घर जल प्रमाण भी प्राप्त हो चुका है इसको ऑलरेडी। अगला, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल करके क्या किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल करके दोस्तों कर दिया है देवगिरी किला। क्या कर दिया है? देवगिरी किला। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, महाराष्ट्र दौलताबाद फोर्ट लोकेटेड इन संभाजी नगर विल बी रीनेम्ड आफ्टर देवगिरी फोर्ट। ओके, अच्छा, संभाजी नगर आपने सुना, आप सोच रहे होगे संभाजी नगर कहाँ पर है? संभाजी नगर दोस्तों अभी औरंगाबाद का नाम बदल करके किया गया था, यानी औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और वहां पर दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला कर दिया गया, ठीक है। और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव कर दिया गया। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर DB पाटिल एयरपोर्ट किया गया, और ये तो मैंने आपको बताया ही। तो महाराष्ट्र के जो पर्यटन मंत्री हैं मंगल प्रभात लोढ़ा, इन्होंने इसका घोषणा किया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अभी वहां पर नए CM बने हैं एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, ठीक है। इनका नाम आप याद रखेंगे, उद्धव ठाकरे की जगह पर ये आए हैं। शिवसेना पार्टी से ये भी हैं, बस पार्टी में बगावत हुई, कुछ लोग जा करके गुवाहाटी में देखने को मिले और फिर यहाँ पर ये हो गए नए CM, ठीक है। तो नया CM अभी एक मैं शायद कोई प्रीवियस ईयर का एग्जाम देख रहा था, उसमें था कि अभी हाल ही में कौन महाराष्ट्र के नए CM बने हैं जून में, ठीक है, तो ये आप बता देंगे, ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीति आयोग जैसी संस्था स्थापित करने की घोषणा करी? तो अगेन महाराष्ट्र ने ही ऐसी घोषणा करी है कि जैसे नीति आयोग है सेंटर में, ऐसे ही हम लोग एक पॉलिसी कमेटी का गठन करेंगे, एक पॉलिसी कमीशन का गठन करेंगे, ठीक है। नीति आयोग आप जानते ही हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में जो डेटा रिलीज करना होता है या फिर कोई नीतियां बनानी होती हैं, उसके लिए एक ये बॉडी है और ये वैधानिक संस्था है ना, मतलब संवैधानिक नहीं है। अभी 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी। ऐसे ही अब इन्होंने घोषणा करी है कि महाराष्ट्र में भी स्थापित करेंगे। देख पाएंगे आप, ये देवेंद्र फडणवीस हैं और ये हैं एकनाथ शिंदे, ठीक है। तो व्यापक डेटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों पर अध्ययन करने के लिए ये किया गया है। अगला, कमेंट करके मुझे बताओ कि नीति आयोग के CEO कौन है। अगला, 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी मैंने आपको बताया भारत अगले साल मेजबानी करने जा रहा है। इस बार कहां पर हुआ? समरकंद उज्बेकिस्तान में। अगली बार कहां पर होगा? अगली बार होगा भारत में, ठीक है। भारत करेगा अगली बार मेजबानी SCO समिट की। अच्छा, एक चीज और, SCO समिट के अलावा 2023 का वर्ल्ड कप भी तो भारत में ही होने वाला है, ये भी तो याद ही होगा आपको। और तो और G20 का शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी तो हम ही लोग करेंगे। तो G20, ICC वर्ल्ड कप, ठीक है, इसके अलावा SCO की समिट, ये सभी मेजबानी हम लोग करने वाले हैं अगले साल। अगला, और तो यहाँ पर आप देख पाओगे सारी चीजें फिर से डिटेल में लिखी गई हैं। इस बार कौन कर रहा है G20 की? तो इंडोनेशिया कर रहा है, ठीक है। अगला, हाल ही में पशुओं में फैले किस रोग की वजह से हजारों गायों की मृत्यु हो गई? अब ये संख्या हजारों से दोस्तों लाखों में पहुंच चुकी है, बहुत ही दुख की बात है। एक वायरस फैला हुआ है लंपी डिसीज जो है ना, ये पशुओं में फैला हुआ है, इस वजह से हजारों गायों की मृत्यु हो चुकी है। ये कुछ इस प्रकार से रहता है, बड़े बड़े शैतानी टाइप के पड़ जाते हैं और तड़प तड़प की गायों की मृत्यु हो जा रही है। 75 से 80 हजार की डेथ तब हो चुकी थी जब मैंने ये क्वेश्चन दिया था डेली करंट अफेयर में, यानी 15 सितंबर को, ठीक है। तो अब तो ये संख्या लाखों को पार कर चुकी है। गुजरात और राजस्थान में सबसे पहले देखा गया, उसके बाद चीज़ें बढ़ने लगी। इस रोग को देखिए कैसे होता है, वायरल बीमारी होती है, गाय भैंसों में होती है और शरीर पर गांठें बनने लगती है, सिर दर्द, गर्दन दर्द, जननांगों के आसपास ये दिखने को मिलता है, गांठें बड़ी बड़ी होने लगती है, घाव बन जाता है। कारण होता है LSD वायरस मच्छर, ठीक है, और मक्खियाँ जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं, आसानी से ये फैल जाते हैं दूषित पानी से। लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि पशुओं को तेज बुखार आ जाता है, दुधारू पशु जो हैं दूध देना कम कर जाते हैं, मादा पशुओं का गर्भपात हो जाता है, पशुओं की मृत्यु हो जाती है। अगला, भारत की तरफ से 2023 के लिए ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री के लिए किस फिल्म को चुना गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस बार दोस्तों छेलो सो को चुना गया है।
छेलो शो को चुना गया और इस पर विवाद भी काफी हुआ। गुजराती फिल्म है, इसको चुना गया, लेकिन बात ये हुई कि इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, फिर भी इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। और जिन जिन मूवी को इन्होंने पीछे करके किया है, उस मूवी को लेकर के ये चर्चे में रही, क्योंकि ये जो छेलो सो मूवी है ना, इसने RRR इसको पीछे किया, इसने द कश्मीर फाइल इसको पीछे किया। ठीक है, मतलब ये तीनों लिस्ट में थी और इन दोनों को पीछे करके छेलो सो को भेज दिया गया वहां ऑफिशियल एंट्री पर, इसी वजह से विवाद हो रहा था। ठीक है, फिलहाल इसका डायरेक्शन किया है पान नलिन ने, एक गुजराती फिल्म है ये, याद रखेंगे आप। ठीक है, अगला, कौन सा दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है? 21 सितंबर को दोस्तों मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस। बोथ ऑफ द अबव इज करेक्ट। इंटरनेशनल पीस डे, शांति के बारे में, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कैसी शांति? घर की शांति नहीं, विश्व की शांति, दुनिया भर में पीस स्थापित हो सके, जो कि अभी नहीं है। ठीक है, जैसे अभी चाइना ताइवान चल रहा है, रसिया यूक्रेन चल रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान चल रहा है, पाकिस्तान वाले तो फर्जी में कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहते हैं। अगला, तो अब अल्जाइमर डे की आ जाते हैं बात पर। अल्जाइमर दिवस जो है ना, एक भूलने वाली बीमारी होती है। ठीक है, लोग भूल जाते हैं, जिसमें दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो इससे बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि लोग जो है, जो भूलने वाली जो बीमारी होती है लोगों के अंदर, वो उससे निजात पाया जा सके, कैसे उनको समझा जा सके, लोग जाने कि ये एक रोग है, अल्जाइमर एक रोग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके वो झूठ बोल रहा है कि मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम आपको याद कर लेनी है, थीम इंपॉर्टेंट है, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। ठीक है, क्या? एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। और अल्जाइमर दिवस की थीम क्या है? नो डेमेंशिया नो अल्जाइमर्स। ठीक है, अगला, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? अच्छा, मैं ये सब चीज की ना PDF आपको दूंगा, तो परेशान बिल्कुल मत हो कि सर क्यों आगे आगे जल्दी जल्दी भागते जा रहे हैं। PDF में दूंगा, यहाँ पर केवल आप वीडियो के थ्रू रिवाइज कर लो। ठीक है, PDF आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री में, आपको MZT ऐप पर भी मिल जाएगी और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो PDF वगैरह वहां से डाउनलोड कर लिया करो, और यही मंथ नहीं, सभी महीनों की PDF आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी, जा करके डाउनलोड कर लेना और क्विज भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए, तो आप में से हजारों लोग सॉल्व किया ही करते हैं और फायदा उठाते हैं, आप लोग भी जाइए करिए। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित की गई हैं आलिया भट्ट। आलिया भट्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। आलिया भट्ट विंस प्रेस्टिजियस प्रियदर्शनी एकेडमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर। ठीक है, तो प्रियदर्शनी एकेडमी के द्वारा इनको 1986 में जो कि स्थापित किया गया था, उसके द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है। हर 2 साल में एक बार अभिनेत्रियों को दिया जाता है। अगला, भारत पहली बार मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कब करेगा? देखो, एक और आ गया, मोटो जीपी रेस की भी हम लोग मेजबानी करने जा रहे हैं पहली बार 2023 में। ठीक है, मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप रेस होगी, ये मोटर बाइक की होगी। जैसे आप फार्मूला 1 की सुनते हो ना, कार की, वैसे ये मोटर बाइक की होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगी और भारत में पहली बार हो रहा है और जबरदस्त तरीके से होगा। ठीक है, एक नया गेम समझ लो। चलो, तो फिलहाल ये ग्रां प्री ऑफ भारत नाम दिया गया है, इसको ग्रां प्री ऑफ भारत के नाम से जाना जाएगा। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर ये आयोजित होगा। ओके, अगला, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां अधिसूचित किया गया? तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व दोस्तों तमिलनाडु में अभी अधिसूचित किया गया है, या कहें कि वहां पर स्थापित करने की घोषणा करी गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाइड इन तमिलनाडु, गवर्नमेंट ने कहा है वहां की। ठीक है, तो ये डुगोंग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत लाया गया है। अच्छा, ज्यादा तेज तो मैं नहीं भग रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। अगला, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन ने निम्न में से किसे गोलकीपर्स ग्लोबल गोल अवार्ड से सम्मानित किया? तो दोस्तों, बिल एंड मिलिंडा गेट्स आप जानते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी फाउंडेशन में से एक है, तो इसने अभी ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया है किसे? राधिका बत्रा को, उर्सेला वान डर लियोन को, वेनेसा नकाटे को और जारा जोया को। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे चारों लोग हैं, सेल्फी खींच रही हैं। और ये देखिए, भारत की हैं राधिका बत्रा, अफगानिस्तान के हैं जारा जोया, और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं उर्सुला वोन डेर लेयन, युगांडा के वेनेसा नकाटे। इन सबको दिया जाएगा। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, बिल गेट्स और उनकी पूर्व पत्नी मिलिंडा गेट्स के द्वारा स्थापित किया गया है और उनके द्वारा संचालित किया जाता है। अगला, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे PM केयर फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया?
तो दोस्तों पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने अभी 3 लोगों को, रतन टाटा जी को, केटी थॉमस को और कारिया मुंडा को। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रतन टाटा के बारे में तो आप जानते ही हो, और केटी थॉमस और कारिया मुंडा के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप देख पाओ पहले आर्टिकल, ट्रस्टी पीएम केयर फंड वही वाला फंड है जहाँ पर आप लोगों ने दान दिया था कोरोना के टाइम पर 2020 में, जब 27 मार्च को पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था कि कोरोना से निपटने के लिए हम लोग को एक फंड इकट्ठा करना चाहिए। तो उस फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो ट्रस्टी किसे किसे, रतन टाटा जी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस और पूर्व डिप्टी लोकसभा स्पीकर कारिया मुंडा को नियुक्त किया गया है। क्लियर। अगला, हाल ही में संस्कृत विद्वान आचार्य रामयत्न शुक्ला जी का निधन हो गया। इन्हें किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था? इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था दोस्तों। बहुत ही फेमस संस्कृत के विद्वान थे आचार्य रामयत्न शुक्ला जी, ठीक है। उनका निधन हो गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे संस्कृत स्कॉलर पद्मश्री अवार्ड विजेता आचार्य रामयत्न शुक्ला पास अवे। तो 15 जनवरी 1932 को भदोही जिले में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनको केशव पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार, विश्व भारती पुरस्कार और भी बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि से सम्मानित किया गया था, उस नाम से भी जाना जाता था इनको। अगला देखते हैं, महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? तो अभी हाल ही में 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला REC को, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। यहाँ पर आप देख पाओगे REC लिमिटेड है और इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। ये भारत की 12वीं महारत्न कंपनी मिल गई है। भारत की 12 महारत्न कंपनियों की लिस्ट यहाँ पर मैं आपको शो करा दे रहा हूँ। भेल, गेल, सेल, CIL, चलिए फुल फॉर्म बताता हूँ। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल का गैस अथॉरिटी एंड इंडिया लिमिटेड, सेल का स्टील अथॉरिटी एंड इंडिया लिमिटेड, CIL का कोल इंडिया लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, PGCL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, SPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPS नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, PFCL एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और IECL यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये सभी भारत की महारत्न कंपनियां हैं, इनको दर्जा मिला है। एक आपके दिमाग में जरूर आता होगा ख्याल, दो आता होगा एक्चुअली में, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो विवेक दिवांगन, इनका नाम आप याद रखेंगे। दूसरा ख्याल आता होगा कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी बनेगी, ये कैसे पता लगेगा? तो ये ऐसे पता लगेगा। भारत सरकार का कहना है कि अगर कोई भारत की सरकार की कंपनी है, यानी जिसमें 51% से ज्यादा हिस्सेदारी भारत सरकार की है, और वो कंपनी लगातार पिछले 3 वर्षों में 10,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा करके दिखाती है, शुद्ध लाभ कमा करके दिखाती है, और उसकी वैल्यूएशन, टोटल ओवरऑल वैल्यूएशन नेटवर्क जो है वो 50,000 करोड़ से ज्यादा की है, तब फिर उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके केस में, REC के केस में 10,000 करोड़ इसने शुद्ध लाभ कमा कर दिखाया, 10,000 करोड़ से ज्यादा, और इसकी नेटवर्थ भी 50,986 करोड़ के ऊपर हो गई है। तो इस वजह से इसे मिल गया महारत्न कंपनी का दर्जा। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ दोस्तों, दशहरा ऑफर स्टार्ट हुआ है सिर्फ 2 दिनों के लिए। एक बार फिर से आपके पास मौका है, अगर आप कोई सी भी ई बुक या कोई सा भी कोर्स मिस कर दिए हो, जो नहीं लिए हो, जाओ इसे परचेज करो। आप MZT ऐप पर जाना, 10वीं कूपन कोड यूज करना DASHMI, आपको मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट। हमारे जो कोर्सेज होते हैं, ई बुक होती हैं, वैसे ही किफायती दामों पर होते हैं, लेकिन उसमें भी 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी कि समझो कि बल्ले बल्ले है। तो आप जाओ MZT ऐप पर और इसे परचेज करो, ठीक है। कूपन कोड में 10वीं जरूर एंटर करना, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। CGL का बैच आया हुआ है GS का, बहुत सारे बच्चों ने इसे परचेज किया है, आप मात्र 249 में इसे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सुनहरा अवसर है। CGL की वैकेंसी 20,000 से ज्यादा की वैकेंसी आई है, शायद ही अब फ्यूचर में आपको इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और CGL एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों, बहुत अच्छी पोस्ट देता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो आप भी, ठीक है। चलिए, पेट का प्रैक्टिस सेट भी आया है, अगर आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हो, प्रैक्टिस सेट में रिकमेंड करूंगा आपको, ये ले सकते हो आप। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए 1 दिन का सत्र आरक्षित किया? तो दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि जब यूपी में विधानसभा की सत्र बैठेगी ना, तो उसमें पहला दिन जो होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यानी पहले दिन जो भी सवाल, जो भी मुद्दे उठाने होंगे, वो महिला विधायक उठाया करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों की तरह भारत में यूपी में महिला विधायकों की संख्या कम है ना, जितना तो बड़े बड़े राज्यों में, कई राज्यों में टोटल विधायक होंगे, उतना
यूपी में महिला विधायक हैं, 47 महिला विधायक हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी संख्या है। 47 महिलाओं को एक दिन का पहला दिन दे दिया गया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर के। यूपी बन गया है पहला ऐसा राज्य, ठीक है, एक दिन डिक्लेयर करने वाला। ठीक है, तो पहला दिन जो होगा सभी महिलाएं ही उसमें सवाल उठाएंगी, जो भी चीजें करेंगी वो करेंगे। ठीक है, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना जी हैं। यूपी लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया? तो जी, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस वही दिवस जिसमें इस बार आप लोग 75 रुपए में टिकट पाए थे। 75वां, क्योंकि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना ही रहे थे इस बार ना, तो सिनेमा दिवस के अवसर पर भी 23 सितंबर को 75 रुपए में सभी सिनेमा घरों में टिकट मिली। चाहे आप 3D में देखो चाहे 2D में। पैसा बचाने के चक्कर में बहुत लोग फ्लॉप पिक्चर भी देख डाले इसी दिन। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। आगे, तो 16 सितंबर को मनाया जाना था लेकिन 23 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, और ये मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा घोषणा करी गई कि 75 रुपए में टिकट मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएमआर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। आईसीएमआर के दोस्तों नए महानिदेशक बना दिए गए हैं डॉक्टर राजीव बहल। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, डॉक्टर राजीव बहल अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर। आईसीएमआर बोले तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। 1911 में ही इसकी स्थापना करी गई थी। बाद में इसका नाम बदल करके 1949 में आईसीएमआर किया गया और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बलराम भार्गव जी इसके अभी तक डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, तो अब इसके डायरेक्टर जनरल नए कौन होंगे? डॉक्टर राजीव बहल। क्लियर? 3 वर्ष के लिए। अगला, हमर बेटी हमर मान अभियान किसने शुरू किया? इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। हमर बेटी हमर मान अभियान, ठीक है, तो ये गर्ल सेफ्टी के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे परामर्श, प्रशिक्षण और पराक्रम, 3 इसके स्टेप होंगे और तीनों के तहत बच्चियों को, महिलाओं को, छात्राओं को सशक्त बनाया जाएगा। अगला, किस महापुरुष की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की याद में मनाया जाता है, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर अंत्योदय दिवस और पुण्यतिथि पर मनाया जाता है समर्पण दिवस। पुण्यतिथि होती है 11 फरवरी को और उस दिन मनाते हैं समर्पण दिवस। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ पर हैं और बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अंत्योदय दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता था। 2014 से ये मनाया जा रहा शुरू हुआ। अंत्योदय का नारा इन्होंने ही दिया। अंत्योदय का मतलब होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान या कहें अंतिम व्यक्ति का उत्थान। अगला, किस देश के वैज्ञानिकों ने माया नाम का दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक भेड़िया बनाया? ये बनाया है चाइना ने। चाइना ने क्लोन आर्कटिक भेड़िया बनाया है, नाम रखा है इसका माया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे मीट माया, वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ। अब देखो चाइना क्या बना रहा है। ये जो भेड़िया होगा ना, ये ऐसे नॉर्मल भेड़िया नहीं है, ये बहुत ही खूंखार भेड़िया होगा। ठीक है, आर्कटिक भेड़िया है, क्लोनिंग की तरीके से का यूज करके इसने बनाया है बिल्कुल, और चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है। अगला, हाल ही में कितने दक्षिण एशियाई देशों ने पाम ऑयल अलायंस बनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में 5 खास करके साउथ एशियाई कंट्रीज जो हैं उसने पाम ऑयल अलायंस बनाया है। इसमें इंडिया भी शामिल है। ठीक है, इंडिया के अतुल चतुर्वेदी जी ने इसकी घोषणा करी हुई है अभी हाल ही में, एशिया पाम ऑयल अलायंस की। देखो ये 5 जो है ना देश, ये 5 दक्षिण एशियाई देश सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं जो पाम ऑयल को, वो देश हैं। अब इन देशों में कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। यानी कि आप देख पाओगे कि भारत से सटे हुए जो देश है ना वही इसमें शामिल है। ठीक है, तो अब ये जो देश हैं इन्होंने पाम ऑयल अलायंस बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग तेल खरीदते हैं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज या खाड़ी देश हमें तेल बेचते हैं, वो लोग अपनी मर्जी के दाम लगा लगा करके अलग अलग दामों पे बेचते हैं। अगर हम लोग एक अलायंस बनाए और उसके बाद हम लोग एक निर्धारित करते हैं रेट कि हम इतने पर ही खरीदेंगे सभी लोग, तो चूंकि हम लोग सबसे बड़े इंपोर्टर हैं दक्षिण एशिया में, तो इन लोग को मजबूरीवश उसी रेट में सभी को देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि एक ही दाम पर सभी को मिलेगा और सही दाम पर मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये किया गया है। तो 5 दक्षिण एशियाई देशों में पाम अलायंस बनाया गया है, इसमें भारत भी शामिल है। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल करके किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा करी? तो दोस्तों चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब फाइनली भगत सिंह जी के नाम पर कर दिया गया है।
बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य आपस में भिड़े हुए थे इस एयरपोर्ट को लेकर के, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लेकर के। फिलहाल फाइनली भगत सिंह के नाम पर अब ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा, शहीद भगत सिंह जी के नाम पर। ठीक है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 485 करोड़ रुपए का ये हवाई अड्डा परियोजना पास किया है। और कुछ नाम हैं जो चेंजेस किए गए हैं, अभी मैं आपको इसको शो भी करा चुका हूं शुरुआत में, तो मैं आगे बढ़ता हूं। हाल ही में पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता? अभी हाल ही में सुएला ब्रेवरमैन ने दोस्तों जीत लिया है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार। ये क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार क्या है? देखिए, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का तो निधन हो गया है। इन्हीं के निधन में, इन्हीं के सम्मान में एक अवार्ड की शुरुआत करी गई, और ये अवार्ड शुरू करते ही वहां की जो होम सेक्रेटरी हैं उनको दे दिया गया। ये इंडियन ओरिजिन की, वहां की ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी हैं। ठीक है, सुएला ब्रेवरमैन, तो इनको मिला है पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार। क्लियर है? एशियन अचीवमेंट अवार्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला, हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघचक्र चलाया? तो अभी हाल ही में सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ दोस्तों ऑपरेशन मेघचक्र चलाया हुआ है। ठीक है, इसको इंटरपोल से, इंटरपोल की जो न्यूजीलैंड में यूनिट है उससे इनपुट मिला कुछ कि गड़बड़ हो रहा है आपके यहाँ, तो इस वजह से सीबीआई ने ऑपरेशन मेघचक्र चलाया है। ठीक है, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना दोस्तों संघानम समिति की सिफारिश पर करी गई थी। 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, अभी ऐसा ही 76 स्थानों पर इसने ऑपरेशन कार्बन चलाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कार्बन भी याद रखेंगे। बतुकंपा पुष्प उत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया? बतुकंपा पुष्प उत्सव दोस्तों ये तेलंगाना में मनाया गया, तेलंगाना में आयोजित हुआ। यहाँ पर आप देख पाओगे बतुकंपा तेलंगाना फ्लावर फेस्टिवल होता है, बहुत ही फेमस होता है, चर्चित फेस्टिवल होता है। 9 दिवसीय ये चलता है। जैसे उत्तर भारत में या कहें कि और संपूर्ण भारत में नवरात्रि मनाया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर बतुकंपा पुष्पोत्सव मनाया जाता है, देवी माँ की याद में ही। ओके, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा करी? तो दोस्तों अभी हाल ही में झूलन गोस्वामी ने संन्यास की घोषणा करी है। अभी कुछ दिन पहले मिताली राज ने भी घोषणा करी थी, अब झूलन गोस्वामी भी क्रिकेट को अलविदा कर चुकी हैं। देखिए, दोनों ही ना लीजेंड खिलाड़ी हैं और बहुत लंबा इनका क्रिकेट करियर भी रहा है और बहुत ही फेमस रह चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब देखिए होता क्या है, लंबे समय तक आप खेल रहे हो ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये है कि लंबे समय तक आप अपनी फिटनेस बरकरार की हो, आप अपना लय बरकरार किए हो, अपना क्या कहते हैं उसे कि फॉर्म बरकरार रखे हो, तभी ना आप इतने लंबे समय तक खेल पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो झूलन गोस्वामी लीजेंड क्रिकेटर्स में से एक थी और महिला क्रिकेटर्स में से, और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है 39 वर्ष की उम्र में। 203 वनडे मैचेस खेल रखे हैं, 68 टी20 और 12 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेल रखे हैं। 2002 में इन्होंने डेब्यू किया था और अब 2022 में यानी 20 साल के करियर में जाकर के संन्यास लिए हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं और पद्मश्री भी पा चुकी हैं। अगला है, किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों अभी मनाया गया रीथिंकिंग टूरिज्म की थीम के साथ। वर्ल्ड टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के WTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। और 27 सितंबर को इस बार जो मनाया गया वो थीम था रीथिंकिंग टूरिज्म। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का, रीथिंकिंग टूरिज्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो अच्छा, हर बार एक मेजबान देश भी चुना जाता है। इस बार का मेजबान देश है इंडोनेशिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में कौन सा सुपर टाइफून फिलीपींस से टकराया? तो दोस्तों अभी हाल ही में सुपर टाइफून नोरू नाम का एक आया टाइफून और वो फिलीपींस के तटों से टकराया हुआ है, काफी भयंकर तबाही मचाया हुआ है। 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया। ठीक है, कुछ दिन पहले टाइफून राय आया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और ये फिलीपींस के इतिहास का अभी तक का सबसे भयानक, सबसे खतरनाक वाला था तूफान। टाइफून नोरू ये आया। अभी आपको टाइफून इयान, टाइफून या कहें कि हैरिकेन, वहां पर हैरिकेन कहा जाता है। देखो ये आप नाम से कंफ्यूज मत हो, कहीं पर टाइफून कहते हैं, फिलीपींस हुआ, जापान हुआ, ये सब लोग टाइफून कहते हैं, और अमेरिका वगैरह इसे हैरिकेन कहते हैं, हैरिकेन कहते हैं। ठीक है, हैरिकेन कहते हैं, और हम लोग इसे कहते हैं चक्रवाती तूफान। क्या कहते हैं? चक्रवाती तूफान। ठीक है ना, तो वही चीज है सब। तो ये जो हैरिकेन आया है इयान, ये अभी क्यूबा में इसको लेकर के इमरजेंसी भी घोषणा कर दी गई है, तो क्यूबा, अमेरिका वगैरह सब इससे इन्फेक्टेड है। ये सब आप याद रखेंगे। अगला,
52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख जी को दिया गया है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसा कि आप जानते हैं भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक्टर आशा पारेख टू बी ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2020। 2020 के लिए इनको दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऐसे ही 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला था, 50वां अमिताभ बच्चन को, 49वां मिला था विनोद खन्ना को, पहला मिला था देविका रानी जी को और शुरुआत हुई 1969 में, ठीक है। भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं, यानी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के जी, उन्हीं के सम्मान में शुरू किया गया था, ठीक है। अच्छा, आशा पारेख को पद्मश्री भी मिल चुका है 1992 में, ये भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में कहां पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? तो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है अयोध्या में, रामनगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश में दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने घोषणा करी है और इसका उद्घाटन किया है इन्होंने। यहाँ पर देख पाएंगे एक बड़ी सी बीड़ा है और जो कि भारत का शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र है, 14 टन का वजन है, 40 फुट लंबा है, इसका उद्घाटन किया गया है और नाम रखा गया है लता मंगेशकर चौक, ठीक है, लता मंगेशकर जी की 93वीं जयंती के अवसर पर। अगला, हाल ही में किस मंत्री ने सांकेतिक भाषा मोबाइल ऐप साइन लर्न लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है प्रतिमा भौमिक जी ने। प्रतिमा भौमिक जो दोस्तों सार्वजनिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, उसकी राज्य मंत्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने साइन लैंग्वेज के लिए साइन लैंग्वेज डे के अवसर पर यानी 23 सितंबर के अवसर पर ये ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। ऐप का नाम है साइन लर्न। साइन लैंग्वेज मतलब क्या? सांकेतिक भाषा, मतलब कि जो बोलने में सक्षम नहीं होते हैं उनको सांकेतिक भाषा सिखा दी जाए जैसे। तो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर ये लॉन्च किया गया। अगला, किस राज्य सरकार ने विजिट एपी अभियान शुरू किया? तो विजिट एपी अभियान आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। एपी बोले तो आंध्र प्रदेश, विजिट आंध्र प्रदेश मतलब कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आओ कभी हमारे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जैसे हमारे गुजरात में था वैसे अब आंध्र प्रदेश। फिलहाल आंध्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के जो सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी जी ने इन्होंने शुरू किया हुआ है और इस वर्ष को, जो आने वाला वर्ष है 2023, इसको आंध्र प्रदेश का वर्ष, विजिट आंध्र प्रदेश वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी है इन्होंने। अगला, नासा के किस अंतरिक्षयान द्वारा अपना पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन सफलतापूर्वक किया गया? तो नासा ने दोस्तों अभी डार्ट मिशन अपना पूरा किया है। डार्ट बोले तो डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, इस पर मैंने आपको बहुत ही खूबसूरत वीडियो दी हुई है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार भी दिया है। तो डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट जो था ये सक्सेसफुल रहा और इसके तहत मैंने आपको बताया था कि जो एक डीडीमॉस नाम का एक एस्ट्रॉइड है, उसका जो उपग्रह है डाइमार्फोस, उस उपग्रह पर जो दोस्तों नासा का सैटेलाइट जाएगा और टकराएगा उससे और उसका डायरेक्शन टेस्ट कर देगा, चेंज कर देगा। 1% डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो फिर वो जो है अपनी गति, अपनी दिशा बदल लेगा। ये चेक करके, ये टेस्ट करके नासा ये चेक करना चाहता था अगर मान लीजिए कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ गिरता है तो हम कैसे इन फ्यूचर उसको, उससे टक्कर मार करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बस यही था डार्ट मिशन। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए, तो ये बहुत जरूरी था और इस पर मैंने वीडियो भी आपको दी हुई है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया? दोस्तों भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये अब नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद दोस्तों 10 महीनों के बाद नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है। तो 10 महीनों के बाद नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत को मिल चुका है। उत्तराखंड के ये भी रहने वाले हैं, उत्तराखंड के बिपिन रावत जी भी थे। 1981 में सेना में शामिल हुए थे 11वीं गोरखा राइफल्स में और 10 महीनों के बाद अभी नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो होता है जो तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, ठीक है। इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत जी की 8 दिसंबर 2021 को मृत्यु हो गई थी। अगला, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों वेस्ट जोन ने। वेस्ट जोन ने अभी हाल ही में साउथ जोन को हरा करके दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इसके रिगार्डिंग। तो वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हरा करके जीत लिया है 294 रनों से हरा करके। अंजिक्या रहाणे कैप्टनसी कर रहे थे वेस्ट जोन के। प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल बने और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने जयदेव उनादकट। दिलीप ट्रॉफी 1961-62 से ही शुरू हो रही है, चल रही है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? विश्व हृदय दिवस दोस्तों मनाया जाता है 29 सितंबर को,
ठीक है, इस बार 29 सितंबर को मनाया गया है। तो सन 2000 से ही मनाया जाता है हृदय रोगों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए WHO के द्वारा और विश्व हृदय संघ के द्वारा। इस बार की थीम क्या है? थीम है यूज हर्ट फॉर एवरी हर्ट। देखो जब थीम छोटी होती है ना तो वो इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, उससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला, किस राज्य ने 2021 में विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी हाल ही में विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया है। महाराष्ट्र ने, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, महाराष्ट्र उसके बाद तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा जो है फॉरेन टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और एक समझ लो कि इंटरेस्टिंग बात रही है कि लोग ताजमहल न जाकर के लोग तेलंगाना में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको देखने। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर डाटा भी जारी हुआ है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए, तमिलनाडु में उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में आए, ठीक है। और लेकिन एक चीज और देखने को मिली, घरेलू पर्यटक में जब बात आई तब घरेलू पर्यटक जो है वो ताजमहल को ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो घरेलू पर्यटक के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ऐसा साइट ताजमहल, विदेशों के लिए महाराष्ट्र टॉप पर और तमिलनाडु दूसरे पर। अगला, किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया? तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया है उत्तराखंड को। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, उत्तराखंड विंस द बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर से नई दिल्ली में अवार्ड मिला। तो उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। 13 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था, भारत का 27वां राज्य बना था। इसे अभी बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त हुए? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में मैं आपको जो अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया था वो मुकुल रोहतगी, एक्चुअली में उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो इस पद को एक्सेप्ट नहीं किए तो दोबारा से बदलना पड़ा। तो अब आर वेंकट रमणी को बनाया गया है। किसे बनाया गया? आर वेंकट रमणी जी को बना दिया गया नया भारत का अटॉर्नी जनरल। मैंने आपको बताया था के वेणुगोपाल थे, उनसे उनके बाद मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया गया जो कि इससे पहले भी रह चुके थे। यानी 2017 में मुकुल रोहतगी से हटा करके के वेणुगोपाल को बनाया गया, फिर के वेणुगोपाल से फिर 2022 में मुकुल रोहतगी को बनाया जाना था, लेकिन इन्होंने अपना पद एक्सेप्ट नहीं किया और फिर अब आर वेंकट रमणी को बनाया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, लेटेस्ट सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमणी इज न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर ये अटॉर्नी जनरल होता कौन है? अटॉर्नी जनरल समझ लो एक वो वकील होता है जो भारत सरकार की तरफ से लड़ता है। कहां पर लड़ता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो भारत सरकार की तरफ से मुकदमों की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में जो करता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, सरकारी वकील जो होता है, ठीक है। एक और चीज, राज्यों में क्या लड़ता है? राज्य सरकार की तरफ से। हाँ बिल्कुल, जो राज्यों में राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में लड़ता है, मुकदमों की पैरवी करता है, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं एडवोकेट जनरल। क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल जो कहते हैं केंद्र सरकार के मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट में लड़ता है। क्लियर है ना? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्या बढ़ते हैं, खत्म हो गया है यहीं पर। ऑफर के बारे में एक बार फिर से बता दूं आपको, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। 10वीं आपको कूपन कोड यूज करना है। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर लो। MZT ऐप पर ही आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। इसकी PDF भी मिलेगी, इसकी क्विज भी मिलेगी। और हाँ, CGL का GS बैच मात्र 249 में है और आखिरी मौका है, अब इससे ज्यादा कम नहीं आपको देखने को मिलेगा प्राइस। तो अंतिम मौका है, इसको आप ले सकते हो GS CGL का बैच MZT ऐप पर जाकर के। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। क्विज जरूर जाकर सॉल्व कर लेना। MZT ऐप पर फ्री में क्विज, फ्री में PDF इसकी मिलेगी आपको। यहाँ तक अगर देखते हुए आए हो ना, एक बार लिख दो जय हिंद। देखता हूँ यहाँ तक कौन कौन देखते आया है, ठीक है। आप लोग बीच में ही भाग जाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।